हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर, यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले सारी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर की। जो बच्चे सिविल से कर रहे हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। तो जो भी बच्चे सारे क्लासेस को लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर चेकआउट करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप सिविल से हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा होने वाला है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला, और ये हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी डिफिनेशन आपको पता हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ सकेंगे आप एडवांस में। ठीक है, जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक आप एडवांस को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बेसिक को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में क्या देखने वाले हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का हमने इससे पहले हमने सिलेबस आपको बता दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है टॉपिक को हमने बता दिया अगले लेक्चर में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का या फिर सभी सब्जेक्टों का। ठीक है, तो वहां से आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हमने सिलेबस बता दिया था। आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं क्या मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, अब मैकेनिक्स होता क्या है, इसमें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में एक शब्द आता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है, चलिए इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से देख रहे हैं तो हिंदी मीडियम पे वाले देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको केवल डिफिनेशन आपको इंग्लिश में बताएंगे, बाकी सारी चीजें हमारी हिंदी में होने वाली है। ठीक है, और आगे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब हिंदी में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिफिनेशन के बारे में। क्या है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान हमारी यांत्रिकी। मैकेनिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, यांत्रिकी। तो यांत्रिकी हमारे विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्टडी इच डील विथ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल बॉडी, यानी जिसके अंतर्गत हम फोर्स यानी बल तथा उससे होने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। कि यांत्रिकी हमारी वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बल तथा उससे होने वाले प्रभाव, यानी उससे जिस भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं उस पर होने वाले प्रभाव का जिस भी सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं, जिस भी विषय में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं या फिर यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जैसे वो हमारा कोई पिंड हमारा ये हुआ, ठीक है, अगर इस पर हम बल लगाते हैं या वो बल के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इस पर क्या प्रभाव कर रहा है, ये बल हमारा बल लगाएंगे तो ये किस तरह से व्यवहार करेगा, तो उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं किसमें, मैकेनिक्स में। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि बल होता क्या है। ठीक है, चलिए फोर्स इज द केस, यानी फोर्स इज द काज यानी फोर्स हमारा एक कारण है बाय विच द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड और ट्राइज टू चेंज, यानी कि कोई हमारा बल एक हमारा कारण है जिससे हम किसी भी वस्तु की स्थिति को चेंज कर सकते हैं, यानी परिवर्तन कर देते हैं या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। किसमें, क्या, बल के कारण। बल हमारा वह कारण है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु के किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थिति के स्टेट मतलब स्थिति हो गया, स्थिति को परिवर्तन करते हैं या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फोर्स में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी फोर्स हमारा दो कारण होता है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, बल हमारा वह बाह्य कारण है, लेकिन यहाँ पर आपको दो प्रकार के बल पढ़ने होंगे। ठीक है, बल हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल होता है जिसे हम बाह्य बल कहते हैं, एक होता है इंटरनल जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्बल। ठीक है, अंतर्बल, एक होता है बाह्य बल, एक होता है अंतर्बल। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स को एक नाम से और जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज द आल्सो नोन एज लोड, यानी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोड के नाम से भी जानते हैं। किसके, लोड के नाम से भी जानते हैं। किसके, बाह्य बल को हम लोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं फिजिकल बॉडी क्या होती है, यानी बल किस प्रकार करता है, फिजिकल बॉडी पर, यानी भौतिक पिंड पर। तो भौतिक पिंड क्या होता है, चलिए इसको बात चर्चा कर लेते हैं कि डेड बॉडी कैन बी टच, यानी कोई ऐसा पिंड जिसको हम छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिकल बॉडी कहते हैं। जिसे हम छू सकते हैं फिजिकल बॉडी कहते हैं, या फिर अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हुआ हम हवा को छू सकते हैं, जैसे हम किसी भी पानी में अगर डूबते हैं, तो पानी में अगर डूब रहे हैं तो पानी हमारा क्या होगा, सॉरी हमारा शरीर जो होगा वो बॉडी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हुआ हवा हो गया, हवा को हम छू सकते हैं। ठीक है, पंखा हुआ, ये हमारा कलम हुआ, ये सब सारी हमारी क्या है, फिजिकल बॉडी है, जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल बॉडी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल बॉडी हमारी दो प्रकार की होती है। टॉप से आप फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी फिजिकल बॉडी, एक होती है सॉलिड होती है, एक हमारा फ्लूइड्स होता है, यानी एक हमारा ठोस होता है, एक हमारा होता है तरल होता है। ठीक है, ठोस हमारा क्या दोस्तों, हमारा जिसमें
जिसमें फ्लो करने की शक्ति रहती है। फिजिकल बॉडी को हमने किस हिसाब से बांटा गया कि फ्लो के हिसाब से। फ्लो मतलब बहना होता है, ठीक है। फ्लो क्या आता है? बहना। यानी जो भी अगर कोई भी वस्तु अगर हमारा सामान्यता पर, कोई भी पिंड हमारा, अगर कोई भी फिजिकल पिंड अगर हमारा सामान्यता पर बहता है, यानी फ्लो करने का गुण पाया जाता है, जिस भी बॉडी में फ्लो का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तथा जिस भी बॉडी में, जिस भी फिजिकल बॉडी में हमें फ्लो करने की गुण नहीं पाया जाता या फिर फ्लो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिसमें फ्लो करने का गुण पाया जाता है उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं, तथा जिसमें फ्लो करने की गुण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। फ्लो मतलब बहना होता है। देखिए जैसे वो अगर हम ईट हमारा क्या है? ठोस होता है। तो अगर हम उसे सामान्य ताप पर रख दे तो वो हमारा वहीं पर बना रहेगा, ठीक है, स्थान नहीं चेंज करेगा। लेकिन अगर हम पानी को अगर रख दिया तो हमारा सामान्यता पर वो बह जाएगा। अगर किसी भी बर्तन में रखे, ठीक है, किसी भी स्थान पर रखें तो हमारा बह जाएगा, किसी भी लेवल पर रखेंगे, ठीक है। और जैसे वो हमारा गैस हो गया, गैस को अगर हम खुला छोड़ दें तो पूरा हमारे कमरे में घेर लेता है, ठीक है। ये सब हमारे बहने की प्रॉपर्टीज है, यानी फ्लो करने की प्रॉपर्टीज इस सभी में पाया जाता है। किसमें? फ्लूइड्स में। सॉलिड में नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि सॉलिड बॉडी क्या होती है। सॉलिड बॉडी के प्रकार क्या होते हैं? हमने सॉलिड बॉडी पढ़ लिया क्या? ठोस पिंड होते हैं, ठीक है। ठोस पिंड हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रिजिड बॉडी होती है जिसे हम दृढ़ पिंड कहते हैं। एक हमारा होता है डिफॉर्म अवेल बॉडी जिसे हम विरूपित पिंड कहते हैं, ठीक है। अब रिजिड पिंड क्या होता है, विरूपित पिंड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एक हमारा होता है क्रिटिकल लोड से समझेंगे। क्रिटिकल लोड क्या होता है? जैसे ये हमारी कोई छड़ है, ठीक है। इस छड़ पर यानी मान लेते हैं ये कलम है हमारा, अगर अब इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं फिर तानने का प्रभाव करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसे तोड़ेंगे, ठीक है, एक फोर्स ऐसा है अगर हम इसे तोड़ने वाली शक्ति से अगर हम कम बल लगाते हैं, जिस भी बिंदु पर ये टूट जाता है, जिस भी स्थान पर जितना हम बल लगाएंगे उस बल पर अगर टूट जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा विरूपित पिंड में आ जाता है, ठीक है, क्रिटिकल लोड में आ जाता है। क्रिटिकल लोड क्या होता है? क्रिटिकल लोड जैसे हमारे इसी पिंड पर अगर हम लोड लगाते हैं या फिर जब हम फोर्स लगाते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब तक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है तब वहां पर हमारा दृढ़ पिंड हो जाता है। अगर हम इससे ज्यादा दृढ़ पिंड जो इसका बल रहता है वो सहन करने की शक्ति से ज्यादा अगर हम लगाते हैं क्रिटिकल लोड तो हमारा कहा जाएगा वो विरूपित पिंड हो जाता है, यानी हमारा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पिंड क्या होता है? फोर्स हमारा अगर रिजिड का फोर्स अगर हमारा कम है, किससे ज्यादा है, सॉरी, अगर रिजिड का फोर्स कम है किससे? क्रिटिकल लोड से। यहाँ पर हो जाएगा रिजिड बड़ा है हमारा किससे? क्रिटिकल फोर्स से। वहां पर हमारा दृढ़ पिंड हो जाएगा। और हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी कहां पर होगा? जब हमारा क्रिटिकल फोर्स बड़ा हो जाएगा किससे? इससे, डिफॉर्मेबल बॉडी से, विरूपित पिंड से। तो वहां पर क्या हो जाएगा? विरूपित पिंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्रिटिकल पिंड के लोड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिटिकल लोड क्या होता है कि किसी भी पिंड पर, कोई भी पिंड पर जब तक हम बल लगाते हैं, जब तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर दृढ़ पिंड आ जाता है, दृढ़ पिंड हो जाता है। अगर हम उससे अधिक अगर हम बल लगाते हैं, जब तक वो विरूपित हो जाता है यानी यहाँ से हट जाता है या फिर तन जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? विरूपित पिंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। हमने अभी रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी के टाइप्स के बारे में। एक होता है इलास्टिक बॉडी होता है, एक हमारा प्लास्टिक बॉडी होता है। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? जैसे वो हमारा कि कोई भी पिंड होता है, कोई भी हमारा विरूपित पिंड, विरूपित कहना चाहिए, ठीक है, विरूपित कहना अनिवार्य है। कोई भी हमारा विरूपित पिंड हुआ जब तक उस पर हम फोर्स लगाते हैं, जब तक उस पर फोर्स लगाते हैं तब फोर्स लगाना हटा देने पर, जब उसको फोर्स लगाते हैं तब तक वो हमारे चेंजेस में रहता है। लेकिन जब उसमें अगर हम बल लगाते हैं, जिस बल से हम उसको चेंज किए हैं, अगर उसी बल को हटा दे तो हमारा पुनः अगर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है तो हमारा इलास्टिक बॉडी होता है, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? जब किसी भी पिंड पर हम फोर्स लगाते हैं तब फोर्स लगाने पर वो चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम फोर्स को हटा देते हैं तो हमारी अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ जाती है, तो उसे हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। इलास्टिक बॉडी हुआ जैसे हमारा रबड़ को तान कर अगर हम छोड़ दें, यानी तार रहे तो उसमें बल लगा रहे हैं, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वहां हमारे पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक बॉडी में। जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? प्रयोग करते हैं, किसी भी बॉडी में प्रयोग करते हैं जब तक, अगर अब इस पर हम इलास्टिक लिमिट हमारा वह बिंदु है कि जिस बिंदु पर
हमारा बल लगाते हैं तो हमारा प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा अगर हम बल लगा दें तो हमारा वो प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता। उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं या फिर इलास्टिक लिमिट फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हमारा क्या अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में जान लेते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है कि इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है। हमारी क्या है, इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है कि इंजीनियरिंग साइंस की हमारी एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी समस्या आती है उसको समाधान करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कुर्सी मेज को बना रहे हैं, अगर कुर्सी को बना रहे हैं तो उसके जो स्टैंड होते हैं या फिर उसके जो पैर होते हैं स्टैंड के रूप में जो कार्य करते हैं, अगर उसको हम पतला कर दें तो हमारा टूट जाएगा। ठीक है, अगर दीवार को हम मोटा कर दें, कहीं पर पतला कर दें, तब पर भी हमारा टूट जाता है। उसी सभी समस्या को समाधान करने के लिए हम अप्लाइड मैकेनिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के टाइप्स के बारे में। इसको दो भागों में बांटा गया है अप्लाइड मैकेनिक्स को। ठीक है, एक होता है सॉलिड मैकेनिक्स, एक होता है सॉलिड मैकेनिक्स जिसमें हम ठोस के बारे में अध्ययन करते हैं। एक मतलब होता है फ्लूइड मैकेनिक्स जिसे हम हाइड्रोलिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, इसमें हम तरलों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है सॉलिड मैकेनिक्स में, जिसमें फ्लो का गुण पाया नहीं जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, किसमें, सॉलिड मैकेनिक्स में। लेकिन जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है इसमें हम जिसमें तरल यानी जिसमें फ्लो का गुण पाया जाता है उसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब सॉलिड मैकेनिक्स हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यानी दृढ़ पिंड, जिसमें जहां पर हम दृढ़ पिंड का अध्ययन करते हैं, जिसमें मैकेनिक्स में हम दृढ़ पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं या फिर, ठीक है। और आगे मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, जहां पर हम विरूपित पिंड के बारे में चर्चा करते हैं या फिर पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोम कहते हैं या फिर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सोम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब रिजिड बॉडी को हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को दो भाग में बांटा गया है। एक हमारा स्टैटिक होता है, एक हमारा होता है डायनामिक होता है। स्टैटिक मतलब होता है कि हमारा स्थिति में, रुकी हुई अवस्था में या फिर विरामावस्था में। ठीक है, डायनामिक होता है हमारा गतिकीय अवस्था में। डायनामिक हमारा दो प्रकार का होता है। डायनामिक क्या होता है, काइनेमेटिक होता है, एक तरह काइनेटिक से होता है। काइनेमेटिक क्या होता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला जो फोर्स होता है, लगने वाले फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, केवल फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं कि शुद्ध गति किसको कहते हैं, इसके गति के बारे में अध्ययन करते हैं। फोर्स के बारे में, सॉरी, फोर्स के बारे में नहीं अध्ययन करते, केवल गति के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन काइनेटिक में क्या होता है, काइनेटिक में हम शुद्ध बल, उसके शुद्ध बल शुद्ध गतिकी से कहते हैं, और काइनेटिक को क्या कहते हैं, शुद्ध बल गतिकी कहते हैं, शुद्ध बल गतिकी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे शुद्ध बल गतिकी कहते हैं, इसे शुद्ध गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध बल गतिकी में यहाँ पर हम बल के बारे में भी अध्ययन करते हैं, यानी किस बल के कारण उसमें गति उत्पन्न हो रहा है उसको भी पढ़ते हैं। और काइनेमेटिक में क्या पढ़ते हैं, केवल गति को पढ़ते हैं, यानी उसको गति बल के बारे में नहीं पढ़ते कि किस बल के कारण वो हमारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, आज का क्लास आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और साथ ही साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, इंपॉर्टेंट लेक्चर में। हमारा बेसिक है तो हम अगले क्लास में हमारा सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेबस में हमारा जो रहेगा वही हम उसी को हम बताने वाले। ठीक है, ये हमारा एक प्रकार से हमारा एक कीवर्ड के बारे में चर्चा कर लिए थे। ठीक है, कि कहां पर क्या पढ़ते हैं, उन सभी बारे में हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, और दोस्तों जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।